बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल बनाते हैं, सिनेरियो हम लिखते हैं। सेपरेट परचेजेस फॉर taxable and exempt supplies. वालेकुम अस्सलाम। कॉमन परचेजेस फॉर taxable and exempt supplies. ठीक है जी, हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, हम दो किस्म की सप्लाईज कर रहे हैं। एक लोकल टैक्सेबल सप्लाईज जो कि सब्जेक्ट टू सेल टैक्स है 17%। दूसरा एग्जाम सप्लाई जिसके ऊपर हम कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं कर रहे। ठीक है, हम बोल रहे हैं भाई sales of taxable goods rupees 2 million. अच्छा, उसके बाद 1,800,000 sales of exempt goods. exempt goods कहाँ मिलेंगे हमें? 6 शेड्यूल में 600,000। ठीक है जी, परचेजेस ऑफ, हमने परचेज की, क्या परचेज की? टैक्सेबल गुड्स। $1,200,000 हमने परचेज की एग्जाम गुड्स। ठीक है, एग्जाम गुड्स का मतलब क्या है कि जो हमारा बेचना एग्जाम है, लेकिन हमारे खरीदते वक्त क्या हुआ था, हमने सेल टैक्स लिया था। ठीक, 400,000। इसका मतलब अब यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि आपने टैक्सेबल सप्लाईज परफॉर्म करने के लिए इतनी गुड्स परचेज की। ये गुड्स 100%, इनमें से जो गुड्स बिकेंगी वो सारी की सारी टू सेल टैक्स होंगी, और ये गुड्स वो हैं जिसमें से 100% क्या होंगी? एग्जाम सप्लाईज होंगी। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह लिखूं, सेल्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स 1,800,000, sales of exam goods 600,000, और परचेजेस लिख दी मैंने कितनी?
1,600,000। अब क्या लिखा मैंने, ये मैंने लिखा परचेज मैंने एक की है, उसी परचेज में से मैं टैक्सेबल सप्लाईज भी कर रहा हूँ और उसी परचेज में से मैं एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी कर रहा हूँ। मतलब मेरी परचेज एक है, उस परचेज में से मैं दो किस्म की सप्लाईज परफॉर्म कर रहा हूँ, एग्जेम्प्ट भी और टैक्सेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर परचेज जो है वो कॉमन है किसके लिए, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए। यहाँ पर क्या है, सेपरेट परचेज है, यानी एग्जेम्प्ट सप्लाई परफॉर्म करने के लिए अलग से परचेज की हुई, टैक्सेबल सप्लाई परफॉर्म करने के लिए अलग से परचेज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेल्स टैक्स जरा कैलकुलेट करेंगे। हम सबसे पहले बोलेंगे, लगाएंगे हेडिंग किस चीज की, आउटपुट टैक्स। ठीक है जी, क्या लिखा हमने, आउटपुट टैक्स। हमने कहा आउटपुट टैक्स ऑन सेल्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स। टैक्सेबल गुड्स की सेल कितनी है, 1,800,000। उसका आप निकाल लें 17%। कितना आ गया आपके पास, 18 लाख का 17% निकाल। 3,06,000। ठीक है जी, ऑन सेल्स ऑफ एग्जाम गुड्स। एग्जाम गुड्स की सेल कितनी है, ₹600,000। उस पर आउटपुट टैक्स कोई भी नहीं है, क्यों, क्योंकि वो एग्जाम सप्लाई। टोटल कितना हो गया आपके पास, टोटल आउटपुट टैक्स कितना हो गया आपके पास, 3,06,000। इसमें से आप क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे इनपुट टैक्स। ठीक है जी, इनपुट टैक्स कौन सा क्लेम करेंगे, जाहिर सी बात है जिस गुड्स पर आपने आउटपुट टैक्स चार्ज किया उसी की परचेज का आप इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे। 12 लाख का 17%, 2 लाख। तो आपने गुड्स बेचते वक्त आउटपुट टैक्स कितना चार्ज किया, 3,06,000। आपने गुड्स परचेज करते वक्त इनपुट टैक्स कितना पे किया, 2,04,000। तो अब जो डिफरेंस है वो क्या है, आपका सेल्स टैक्स पेएबल। कितना आ गया, 1,02,000। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ यही केस यहाँ बन रहा है, हम दोबारा लिखेंगे यहाँ पर सब सब चीजों। हमने लिख दिया आउटपुट टैक्स, हमने कहा आउटपुट टैक्स ऑन सेल्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स। ठीक है, 1.8 मिलियन का 17% निकाला आपने, 3,06,000। उसके बाद लिखा ऑन सेल ऑफ एग्जाम गुड्स। ठीक है जी, जो कि कितना है, ₹0.6 मिलियन। और कोई अमाउंट इसके ऊपर सीट नहीं लगा। टोटल आउटपुट टेस्ट कितना हो गया आपका, वही 3,06,000। अब जरा सोचिए आप, मसला क्या आ रहा है, दिमाग चलाना है थोड़ा सा आप लोग।
अब ये नहीं हो सकता कि मैं 16 लाख का 17% निकाल के इसमें से लेस कर दूं, क्योंकि 16 लाख में से मैंने वो गुड्स भी बेची हैं जो टैक्सेबल है और वो गुड्स भी बेची हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं इसमें से लेस करवाऊंगा इनपुट टैक्स, तो अब मैं इनपुट टैक्स जो लेस करूंगा वो 16 लाख का 17% नहीं करूंगा, मैं नीचे एक वर्किंग करूंगा। ठीक है, इस वर्किंग नंबर 1 को बोलूंगा, अब नाम दे रहा हूं मैं स्पेशल रेजिडुअल इनपुट टैक्स। क्या नाम दे रहा हूं मैं इसको, बड़ा सब लोग दोहराएं, क्या नाम दे रहा हूं। इनपुट टैक्स को हम रेजिडुअल इनपुट टैक्स जब बोलते हैं, जब उसके अंदर टैक्सेबल सप्लाईज का भी इनपुट टैक्स शामिल हो और एग्जाम सप्लाईज का भी इनपुट टैक्स शामिल हो। रेजिडुअल इनपुट टैक्स का आसान तर्जुमा क्या हुआ, कॉमन इनपुट टैक्स। कॉमन इनपुट टैक्स मतलब वो इनपुट टैक्स जो कॉमन है फॉर एग्जाम सप्लाईज और टैक्सेबल सप्लाई। अब खुद लॉजिकली सोचिए, एग्जाम सप्लाईज पे कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं हो रहा, तो लिहाजा इनपुट टैक्स का वो हिस्सा जो रेजिडुअल सप्लाई जो कि एग्जाम सप्लाई से बिलोंग करता है, उसका इनपुट टैक्स हम क्लेम नहीं कर सकते। और इनपुट टैक्स का वो हिस्सा जो किससे बिलोंग करता है, उसका हम इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमें इनपुट टैक्स को क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है जी, तो जरा हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले रेजिडुअल इनपुट टैक्स। हमने कहा, आपने कहा रेजिडुअल इनपुट टैक्स किस पर, ऑन परचेजेस। परचेज कितनी की है आपने, 1.6 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 0.17, 16 लाख का निकाल लें आप 17%, क्या आंसर आता है। 2 लाख 2,72,000। ठीक है, 2,72,000 आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर। अब इस 2,72,000 में से कितना बिलोंग करता है फ्रॉम फॉरवर्ड एग्जाम सप्लाईज, कितना बिलोंग करता है। अब आप क्या करें, यहाँ पे लिख दें भाई सप्लाईज टर्नओवर इनपुट टैक्स, और यहाँ पर एक टर्म लिखे आप अपोर्शनमेंट। क्या लिखे, अपोर्शनमेंट का मतलब क्या हुआ कि प्रपोर्शन निकाल लें कि कितना इनपुट टैक्स बिलोंग करता है किससे, एग्जाम सप्लाईज से, कितना बिलोंग करता है टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप लिखें टैक्सेबल सप्लाईज। टैक्सेबल सप्लाईज जो आपने परफॉर्म किए सेल, उसकी वैल्यू क्या है आपके लिए, 1,800,000। ठीक है जी, टैक्सेबल सप्लाईज जो आपने सेल। अच्छा, उसके बाद एग्जाम सप्लाईज जो आपने की है, उसकी क्या वैल्यू है, 6 लाख रुपए। इन टोटल सप्लाईज की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 24 लाख रुपए। यानी आपने टोटल 24 लाख की सेल की है ना, 24 लाख में 18 लाख की सेल सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स है, 6 लाख की सेल सब्जेक्ट टू सेल टैक्स नहीं है। क्या ख्याल, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल होता है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, ये वाले अमाउंट लिखे हैं ऊपर वाले, इधर देखो 1.8 मिलियन, जिस पर मैंने आउटपुट टैक्स लगाया वो लिखा है पक्का। अब जब मैंने ऊपर आउटपुट टैक्स निकाला तो मैंने इस 24 लाख में मौजूद 1.8 मिलियन का निकाला 17%, लेकिन इस 24 लाख में मौजूद 6 लाख के ऊपर मैंने कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं किया। अब क्या करना है भाई, मुझे इसके बिल्कुल पैरेलल इनपुट टैक्स रखना है कि टोटल अगर मेरी सप्लाई कितनी है 24 लाख की, तो अगर मैं 24 लाख पूरे पे आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर रहा हूँ, तो 24 लाख की सेल करने के लिए मैंने परचेज कितनी की है, 1.6 मिलियन की, और उसका इनपुट टैक्स कितना बिलोंग करता, कितना है, तो 24 लाख की सेल के अगेंस्ट इनपुट टैक्स टोटल कितना है, 2,72,000। अब इस 2,72,000 को तोड़ना है,
कि 2,72,000 में से कितना टैक्स इनपुट टैक्स बिलोंग करता है टैक्सेबल सप्लाई से, कितना बिलोंग करता है एग्जाम सप्लाई से। इसकी करनी है पोर्शन में, जो कि बड़ी आसान है। क्या करें आप, लिखें 1.8 मिलियन। व्हाट इज 1.8 मिलियन? टैक्सेबल सप्लाई। उसको डिवाइड करें 2.4 मिलियन। व्हाट इज 2.4 मिलियन? टोटल ऑफ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम सप्लाईज। कि 1.8 मिलियन 2.4 मिलियन का जितना परसेंटेज बनेगा उतना परसेंटेज में 2,72,000 में से निकाल लूंगा। क्या आंसर है? 2,04,000। वही अमाउंट आ गया इत्तफाकन। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेंगे आप? 0.6 मिलियन डिवाइड बाय 2.4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 2,72,000। कितना इनपुट टैक्स बिलोंग करता है 2,72,000 में एग्जाम सप्लाईज? 68,000। उसका मतलब क्या हुआ? पहले भी इनपुट टैक्स आपके पास कितना था? क्योंकि पहले आपको ये 60,000 निकालना नहीं पड़ा था, क्योंकि वो 4 लाख में मौजूद था। 12 लाख का 17%, 2,04,000 था। और 4 लाख का 17% निकाल कितना था? तो आप देखें इस एग्जाम्पल में आपको, सुनिएगा बात, इस एग्जाम्पल में आपने क्या किया, आपने टैक्सेबल गुड्स की सेल ली, उस पर आउटपुट टैक्स लगा दिया। टैक्सेबल गुड्स की परचेजेस के लिए के ऊपर इनपुट टैक्स निकाल कर एडजस्ट कर दिया। दैट्स ऑल, कहानी खत्म हो गई। यानी क्योंकि इस गुड्स पर आप कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर रहे, तो लिहाजा इसका कोई इनपुट टैक्स भी आप क्लेम नहीं कर पा रहे, डेड हो गया। लेकिन यहाँ मसला क्या था, यहाँ सेल तो अलग अलग दिख रही है लेकिन उनकी परचेज क्या है, कॉमन। तो जब उनकी कॉमन परचेज पर इनपुट टैक्स कैलकुलेट हुआ कितना, 2,72,000। तो हमने कहा ये इस इनपुट टैक्स में से कुछ हिस्सा बिलोंग करता है टैक्सेबल सप्लाई से और कुछ हिस्सा बिलोंग करता है एग्जाम सप्लाई से। जितना हिस्सा बिलोंग करता है एग्जाम सप्लाई से वो हम क्लेम नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, इस 2,72,000 के इनपुट टैक्स को, जिसको हम रेजिडुअल इनपुट टैक्स कह रहे हैं, अपोर्शन कर दिया हमारी टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाईज के प्रपोर्शन से। 18 लाख डिवाइड बाय 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 2,72,000, आंसर आया 2,04,000। हमने कहा 2,04,000 वो टैक्स है जो बिलोंग करता है टैक्सेबल सप्लाईज से, जो हमने अपोर्शनमेंट करके निकाला। हमने 2,04,000 का कर दिया अपने आउटपुट टैक्स से एडजस्ट कर दिया। तो सेल्स टैक्स पेएबल कितना आ गया बताइए? कितना आ गया? 1,02,000। तो मैंने दोनों तरफ सेम आंसर रखवाया है। यानी ऐसा डेटा मैंने पिक किया कि आंसर दोनों तरफ सेम आ जाए। लेकिन एक केस में मैंने क्या किया, परचेज को कॉमन कर दिया। जहां परचेजेस कॉमन हो गई या जहां भी इनपुट टैक्स कॉमन आ गया जो कि बिलोंग करता है एक वक्त में एग्जाम्प्ट एज वेल एज टैक्सेबल सप्लाई से, वहां आपको लाजमी क्या करनी होगी, अपोर्शनमेंट करनी। ठीक है जी। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ दीजिएगा बेटा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ये बिल्कुल बेसिक है। अगर यही कंफ्यूजन हो गई तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। जहां तक क्लियर चल रहे हैं सब लोग बता दीजिएगा मुझे। जी बेटा, सब लोग बोलते हैं।
यानी अपोर्शनमेंट करने के लिए मैंने किसको बुनियाद, ठीक है जी, आगे इसके दिखाओ। नाउ ये जो अभी मैंने किया है ये क्यों किया है, ये आपके पास, मैं कुछ पेजेस आगे चला गया ताकि अब मैं प्रैक्टिकल साइड आपको शुरू करूँ। अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स रूल्स, चैप्टर 4 ऑफ सेल्स टैक्स रूल 2006। ठीक है जी। अपोर्शनमेंट कब करनी है इनपुट टैक्स की, जब आपका इनपुट टैक्स क्या हो, कॉमन हो। ऐसा इनपुट टैक्स जो कि कॉमन इनपुट टैक्स है दैट बिलोंग्स टू टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाईज, इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल इनपुट टैक्स। तो these rules apply to a registered person supplying taxable and exempt goods simultaneously। यानी ये रूल उस सप्लायर से बिलोंग करता है जो कि एक वक्त में एग्जेम्प्ट गुड्स भी सप्लाई कर रहा है और टैक्सेबल। अच्छा, इनपुट टैक्स रिलेटिंग होली टू टैक्सेबल सप्लाई इज फुली एडजस्टेबल। जितना इनपुट टैक्स प्योरली किससे बिलोंग करता है, टैक्सेबल सप्लाई से, उसको अपोर्शनमेंट करने की जरूरत ही नहीं। if relates wholly to exempt supplies it is not admissible। मतलब यहाँ पर 12 लाख रुपए की परचेज का पूरा इनपुट टैक्स जो था वो टैक्सेबल सप्लाई से बिलोंग करता था, होली एडजस्ट हो गया। यहाँ पर 4 लाख का इनपुट टैक्स जो था वो 6 लाख के एग्जेम्प्ट सप्लाई से बिलोंग करता था। उस 4 लाख के इनपुट टैक्स का हमने कुछ भी नहीं किया, उसको एडजस्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर परचेजेस थी 16 लाख की। 16 लाख के ऊपर इनपुट टैक्स निकला 2,72,000। 2,72,000 का इनपुट टैक्स टैक्सेबल सप्लाई से बिलोंग करता था और एग्जेम्प्ट सप्लाई से। तो हमने क्या कर दिया, इसकी अपोर्शनमेंट कर दिया। तो कहता है सेल्स टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग यूटिलिटीज। भले आपका एग्जेम्प्ट गुड्स का रॉ मटेरियल अलग हो, टैक्सेबल गुड्स का रॉ मटेरियल क्या हो, अलग हो, लेकिन फिर भी बिजली का मीटर तो एक ही होगा ना। तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल पर जो आप सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं कम से कम उसकी तो आपको क्या करनी पड़ेगी, अपोर्शनमेंट करनी पड़ेगी, यस और नो। लेकिन अगर आपकी परचेजेस भी क्या है, कॉमन है, तो फिर तो आपको परचेज के इनपुट टैक्स की भी अपोर्शनमेंट करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने एग्जेम गुड्स को बनाने के लिए अलग प्लांट लगाया हुआ है, आपने टैक्सेबल गुड्स को बनाने के लिए अलग प्लांट लगाया हुआ है, उनका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी क्या है, अलग अलग है, उनका रॉ मटेरियल भी क्या अलग अलग है, तो इसका मतलब अब आपको अपोर्शनमेंट करने की जरूरत है, हर चीज अब अलग अलग। लेकिन नॉर्मली हम क्या बोलेंगे, हो सकता है मशीन एक हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन एक हो, हाँ हो सकता है रॉ मटेरियल अलग हो, तो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी और मशीन के इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट करने के लिए अपोर्शनमेंट तो करनी पड़ेगी। तो कहता है सेल्स टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग यूटिलिटीज यूज्ड फॉर बोथ taxable and exempt supplies shall be apportioned according to the following formula। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 18 लाख 1.8 million डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 1.8 million प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई 0.6 million, दोनों का सम 2.4 million मल्टीप्लाई बाय रेजिडुअल इनपुट टैक्स 2,72,000। तो 2,72,000 में जितना इनपुट टैक्स टैक्सेबल सप्लाई से बिलोंग करेगा,
जब हमने 1.8 मिलियन को डिवाइड किया 2.4 मिलियन से, आंसर आया 75%। इसका मतलब 2,72,000 का 75% बिलोंग करता है किससे? टैक्सेबल सप्लाई से। वो हमने क्लेम कर लिया। और 25% बिलोंग करता है एग्जेम्प्ट सप्लाई से, लिहाजा वो क्या हो गया? डेड हो गया। ठीक है जी। व्हाट इज रेजिडुअल इनपुट टैक्स? कहता है रेजिडुअल इनपुट टैक्स इज सेल्स टैक्स ऑन रॉ मटेरियल and capital goods being used for taxable as well as exempt supplies, but does not include sales tax paid related wholly to taxable supplies or wholly to exempt supplies। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस 12 लाख को 17% सेल टैक्स निकला है 2,04,000, इसको हम रेजिडुअल इनपुट टैक्स नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये होली बिलोंग करता है टैक्सेबल सप्लाईज। इस 4 लाख का 17% निकलेगा, उसको हम रेजिडुअल इनपुट टैक्स नहीं कह सकते क्योंकि ये होली बिलोंग करता है एग्जेम्प्ट सप्लाईज। इस 16 लाख के 17% को हम रेजिडुअल इनपुट टैक्स बोलेंगे क्योंकि इस परचेज में से हमने टैक्सेबल सप्लाईज भी की है और एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी की है। तो इसका मतलब इसका कुछ हिस्सा बिलोंग करता है किससे? तो ना ये होली बिलोंग करता है एग्जेम्प्ट सप्लाईज से, ना ये होली बिलोंग करता है टैक्सेबल सप्लाई से, लिहाजा ये कौन सा इनपुट टैक्स है? रेजिडुअल इनपुट टैक्स। आसान लफ्जों में कॉमन इनपुट टैक्स, जिसकी क्या होगी? अपॉर्शनमेंट। क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अगेंस्ट हम जब कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर रहे तो हम उसका इनपुट टैक्स भी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है जी। मंथली अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स शैल बी ट्रीटेड एज प्रोविजनल एडजस्टमेंट and at the end of each financial year registered person shall make final adjustment on the basis of taxable and exempt supplies of that year। यानी आप जो अपॉर्शनमेंट कर रहे हैं वो आप हर महीने के हिसाब से कर रहे हैं, हर महीने की सेल, लेकिन फिर आपको एक फाइनल साल 12 महीने पूरे होने पर पूरे 12 महीने की एग्जेम्प्ट सप्लाईज प्लस पूरे 12 महीने के टैक्सेबल सप्लाईज, उन सबके इफेक्ट्स मिलाकर आपको एक एडजस्टमेंट करनी होगी, जिसमें अगर आपने इनपुट टैक्स ज्यादा क्लेम कर लिया तो रिवर्स करना होगा, कम क्लेम किया तो ये पॉइंट प्रैक्टिकली आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट मौजूद है यहाँ पर। तो बस ये एक बेनिफिट ये हुआ कि यहाँ से ये पॉइंट पढ़ते ही अब आपका प्रैक्टिकल साइड शुरू हो सकता है। लेकिन एक मसला ये है कि एक नोट दिया हुआ है, वो नोट क्या है? अकॉर्डिंग टू द अबव रूल अपॉर्शनमेंट फार्मूला इज अप्लाइड वेयर इनपुट टैक्स इज कॉमन फॉर two categories, taxable and exempt supplies. However, in practice, there are 3 categories: taxable at normal rate, taxable at zero rate, and exempt supplies. तो हमें प्रैक्टिकली इनपुट टैक्स को 3 हिस्सों में तोड़ना होगा। कितना बिलोंग करता है टैक्सेबल सप्लाईज से नॉर्मल, कितना बिलोंग करता है जीरो रेट सप्लाई से, और कितना बिलोंग करता है एग्जेम्प्ट सप्लाई से। टैक्सेबल वाला नॉर्मल वाला एडजस्ट हो जाएगा, एग्जाम वाला डेड हो जाएगा, और जीरो रेट वाला क्या होगा? रिफंड होगा। ठीक है जी। जीरो रेट सप्लाई इज अ सेपरेट कैटेगरी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अ सेपरेट रिफंड एप्लीकेशन इज प्रोसेस फॉर जीरो रेट सप्लाईज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनपुट टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। ये मैंने अब तक आपको नहीं बताया कि इनपुट टैक्स रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, ये मैं अब आपको क्वेश्चन में सिखाऊंगा। यहाँ तक कोई मसला? तो इस तरीके से क्या हुआ कि हम इस तरह इस काबिल हो जाएंगे कि हम क्या कर सकें? प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर सकें। अच्छा, अब मुझे इसमें देखना पड़ेगा मेरे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें है या नहीं। इस हैंडआउट में तो नहीं। हो गया, इसमें तो खैर नहीं। अब ये है कि आप किताब निकालें, मैं आपको बताता हूँ। आप अपना पेज निकालें किताब। ओके ना, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 होगा।
देख लीजिएगा कि वैल्यूज वगैरह सेम है कि नहीं। स्टार्ट करें जरा, देखिएगा यहाँ से हम इसको प्रैक्टिकल आगाज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ बेटा, एस लिमिटेड, बिजनेस का नाम, बिजनेस की टाइप क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, हैज सबमिटेड द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। पता है आपको सेल्स टैक्स रिटर्न हम मंथली फाइल करते हैं, तो जनवरी का रिटर्न हम कब फाइल कर रहे होंगे, फरवरी में। ठीक है जी, इसका मतलब आपका पेपर कब है, सितंबर में। तो आप सितंबर में अगर बैठे हुए सेल टैक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यानी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आप कौन से मंथ का कर रहे हैं, अगस्त का। तो आपके पेपर में अगस्त के मंथ का रिटर्न है। ठीक है, अच्छा जी, लोकल टैक्सेबल सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन कितना, 3 मिलियन। यानी आप गुड्स बेच रहे हैं किसको, तो कुछ इसमें इजाफी बातें हैं, लेवल थोड़ा बढ़ेगा। आप गुड्स बेच रहे हैं किसको, उन लोगों को जो सेल्स टैक्स पर्पस के लिए क्या है, रजिस्टर्ड है, तो आप इनके ऊपर नॉर्मली सेल टैक्स चार्ज करेंगे। आप गुड्स बेच रहे हैं उन लोगों को जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो आप तो रजिस्टर्ड है ना, आप तो रजिस्टर्ड है ना, आप इनको सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे 17% नॉर्मली और 3% फर्दर। अब इस क्वेश्चन का लेवल बढ़ने जा रहा है। अच्छा, आप एक्सपोर्ट सेल्स भी कर रहे हैं, कितनी, 3.5 मिलियन। ठीक है जी, 35 लाख की एक्सपोर्ट्स हैं। एक्सपोर्ट्स क्या होगा, जीरो रेटेड सप्लाईज। आप एग्जाम सप्लाईज कर रहे हैं 15 लाख। आप गुड्स परचेज कर रहे हैं किससे, रजिस्टर्ड सप्लायर से, तो जो गुड्स आपने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज की उन्होंने आपको बेचते वक्त सेल टैक्स चार्ज किया होगा। आप गुड्स परचेज कर रहे हैं किससे, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, तो उन्होंने आपको बेचते वक्त कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं किया होगा। इसका मतलब अगर इस 8.4 मिलियन का आप निकालें 17%, कितना बनता है 17%, 8.4 मिलियन का आप निकालें 17%, 14 लाख, 14,28,000, ये बनेगा आपका रेजिडुअल इनपुट टैक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ ये परचेज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज। इसका मतलब खाली लिखा हुआ है परचेज की है आपने किससे, रजिस्टर्ड पर्सन से। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स परचेज करेंगे तो वो बेचते वक्त क्या करेगा, सेल्स टैक्स चार्ज करेगा। तो आपने इस 8.4 मिलियन पे सेल टैक्स पे किया है और वो आपका इनपुट टैक्स है। लेकिन वो इनपुट टैक्स आपकी टैक्सेबल सप्लाईज, जीरो रेट सप्लाईज और एग्जेम्प्ट सप्लाईज सबसे बिलोंग करता है। यानी अब क्या करनी पड़ेगी आपको, अपोर्शनमेंट। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, आप उस फॉर्मेट को भी फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट बनाऊं मैं, क्योंकि मैंने माजी में सोल्यूशन तो किए, तो माजी से हटकर मैं सोल्यूशन बनाऊं, कुछ नया नया हो जाए। ठीक है जी, एस लिमिटेड। ठीक है, सेल्स टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ एंडेड, कौन से मंथ रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जनवरी को। साल कौन सा था, 20x8। ठीक है, इशू तो नहीं होगा, इशू नहीं होगा तो मसले वाली बात नहीं, टेंशन ना लें आप अपनी। वैल्यू ऑफ सप्लाई, रेट, सेल्स टैक्स।
थोड़ा सा फॉर्मल कर रहा हूँ मजीद इसको, अगर आप चाहें इसको करना इस तरह। अच्छा इधर देखिएगा, अब लिख रहा हूँ यहाँ पे, लगा रहा हूँ हेडिंग किस चीज, आउटपुट टैक्स ऑन लोकल टैक्सेबल सप्लाईज। टू registered persons, अनरजिस्टर्ड पर्सन। सही है भाई, आपने लोकल सेल्स परफॉर्म की डोमेस्टिकली, रजिस्टर्ड फंड को कितनी, 3 मिलियन। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लिख दी मैंने यहाँ पे, 3 मिलियन। ठीक, अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितनी की है, 1 मिलियन। दोनों का सेल्स टैक्स रेट कितना है, 17%। 17%, यस और नो? ठीक है, जवाब दें। इसका सम कर दीजिएगा कितना, 4 मिलियन। ये क्यों सम कर रहा हूँ, ताकि आगे अपोर्शनमेंट करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। अच्छा 3 मिलियन का 17%, 5 लाख। और 1 मिलियन का 17%, 1,70,000। टोटल सम, क्योंकि 4 मिलियन के 17% के बराबर है, 6,80,000। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? अच्छा उसके बाद ऑन जीरो रेटेड सप्लाईज। जीरो रेट सप्लाई की वैल्यू क्या है, जरा बताएंगे आप लोग? जीरो रेट सप्लाईज की वैल्यू क्या, 3.5। 3,500,000। इधर लिखे 0%। रेट लिखे मतलब क्या है कि इसमें हम आउटपुट टैक्स चार्ज कर रहे हैं, कितना, 0%। अमाउंट क्या आया, 0 आया। और आपने लिखा है यहाँ पर ऑन exempt supplies, कितना, exempt supplies कितनी है? भाई बताएं आप सब लोग, exempt supplies कितनी है? 1.5। ठीक है, इस पे कोई रेट अप्लाई नहीं किया। ठीक है जी, ये कहलाएगी आपको टोटल वैल्यू सप्लाई। सम कर दें कितना, 4 + 3.5 + 1.5, कितना, 9 मिलियन। 9 मिलियन से कितना आउटपुट टैक्स आया टोटल, ऑब्वियसली 6,80,000। और 6,80,000 सारा का सारा किससे बिलोंग करता है, टैक्सेबल सप्लाईज, यस और नो? और 6,80,000 में जीरो सप्लाई का आउटपुट टैक्स कितना है, 0। इसका मतलब इसका और इसका इनपुट टैक्स एडजस्ट होगा, इसका नहीं होगा।
इसका एडजस्ट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रिफंडेबल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात या नहीं? अच्छा, अब नीचे लगाई हमने हेडिंग किस चीज की, इनपुट टैक्स। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपसे सिखा रहा हूँ नई, जो मैंने पहले डिस्कस नहीं की। आप हमेशा एक चीज लिखेंगे क्या, नंबर 1 एक्चुअल इनपुट टैक्स। क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे आप, एक्चुअल इनपुट टैक्स। और उसके बाद नंबर 2 क्या लिखेंगे आप, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। क्या लिखेंगे आप, विच एवर इज लोअर। ये बात कहाँ लिखी हुई है लॉ में, मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल पहले करवा रहा हूँ, फिर बाद में पढ़ाऊंगा तो पढ़ने में क्या हो जाएगी, आपको आसानी हो जाएगी। यानी आप एक निकालेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स, ये वो होगा जो अपोर्शनमेंट बन करके आएगा, ठीक है। और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, ये वो होगा जो कि इस आउटपुट टैक्स का, यानी क्या मतलब, आप अपना इनपुट टैक्स जो अपोर्शनमेंट होकर आ रहा है वो इस आउटपुट टैक्स के ज्यादा में ज्यादा 90% के बराबर क्लेम कर सकते हैं, उससे ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। यानी इनपुट टैक्स के क्लेम करने के ऊपर क्या लगी हुई है, रिस्ट्रिक्शन। क्या लगी हुई है, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। जब आप क्लेम कर लेंगे तो फिर आपका डिफरेंस आ जाएगा। बाकी सारी नीचे वर्किंग होगी ना बेटा, जब आप क्लेम कर लेंगे तो क्या होगा, नीचे आपका क्या जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। जवाब दो ना बेटा, इसमें से इनपुट टैक्स क्लेम हो गया, डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस में एक चीज मत भूलना, ऐड करना। ऐड करेंगे आप क्या, फर्दर टैक्स। फर्दर टैक्स आप किस पे ऐड करेंगे, 1 मिलियन पर। कितने परसेंट से, 3% से। 1 मिलियन का 3% निकालने अगर आप, क्योंकि जो आपने गुड्स सप्लाई की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उस पर आपको 3% फर्दर टैक्स चार्ज करना। कितना आंसर आ गया, 30,000। ये इस आंसर में क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका एक आंसर आ जाएगा जिसको आप बोलेंगे क्या, सेल्स टैक्स पेएबल। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, सेल्स टैक्स पेएबल, ठीक है जी। इसके नीचे आप लिखेंगे सेल्स टैक्स रिफंडेबल ऑन जीरो रेटेड सप्लाईज। जो सेल टैक्स रिफंडेबल होगा वो भी आपके थ्रू आएगा, अपोर्शनमेंट के थ्रू आएगा। जवाब नहीं दिया बेटा आप। अच्छा, फिर एक लाइन और छोड़ दें, वो बताऊंगा क्यों छुड़वाई है मैंने। अब यहाँ से अब क्या करना है भाई, इनपुट टैक्स की क्या करनी है, अपोर्शनमेंट करनी। क्या कर लेनी है, इनपुट टैक्स की अपोर्शनमेंट करनी। सबसे पहले आप अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स लिखा आपने,
कौन सा इनपुट टैक्स है? रेजिडुअल इनपुट टैक्स। सबसे पहले आप बताएं इनपुट टैक्स का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे इनपुट टैक्स ऑन व्हाट? परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। आपने जो गुड्स परचेज किए हैं किससे? रजिस्टर्ड पर्सन से। क्वेश्चन कितना छोटा है, सॉल्यूशन कहां से कहां पहुंच गया है? परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन कितनी? 8.4। ठीक है जी, तो ये फर्ज करें वही वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला कॉलम है, 8,400,000। इस 8,400,000 में हमने कितना टैक्स दिया होगा? 17%। तो 8.4 मिलियन का 17% निकालें, क्या होगा? अच्छा, मैंने थोड़ा इसको ऊपर लिख दिया। कितना? 14,28,000। और जो गुड्स हमने परचेज किए हैं किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से। जवाब दीजिए। वो तो अनरजिस्टर्ड पर्सन था, उसने हमें बेचते वक्त कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं किया हो, उसको हमने कोई सेल टैक्स पे नहीं किया, तो हमारा इस पर कोई इनपुट टैक्स नहीं बना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनपुट टैक्स? 1,420,000। अब उसकी अपोर्शनमेंट कर दें। ठीक है जी, अपोर्शनमेंट कैसे कर दें? अब अगर आप ये सम ऊपर दिखा चुके हैं ना, कौन सा वाला, 4 मिलियन वाला 3 पॉइंट, तो आपको दोबारा नीचे दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करते हैं? अपोर्शनमेंट कर दें। ठीक है, आप लिखें यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाईज, यहाँ लिखे आप 0 रेटेड सप्लाईज, यहाँ लिखे आप क्या? एग्जैम्ड सप्लाईज। लिखा बेटा? अच्छा जी, आपका जो ऊपर टर्नओवर है जरा बताइएगा, टोटल टैक्सेबल सप्लाईज कितनी है जिस पे आपने 17% टैक्स चार्ज किया? 4 मिलियन। आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या करें आप? 4 मिलियन को डिवाइड करवाएं किससे? 9 मिलियन से, और मल्टीप्लाई करवा दें 1,428,000। क्योंकि सम मैंने ऊपर दिखा दिया तो मुझे दोबारा सम दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या आंसर आया? 6,34,000। जीरो एट सप्लाई कितनी है? 3.5 मिलियन। जवाब नहीं दे रहे बेटा आप। देख लो देख लो देख लो, 3.5 मिलियन को डिवाइड करें आप कितने से? 9 मिलियन से, मल्टीप्लाई करते हैं 1,428,000। 5,55,333। एग्जेम्प्ट सप्लाईज कितनी है? 1.5 मिलियन। इसको डिवाइड करवाएं आप 9 मिलियन से, मल्टीप्लाई करवा दें 1,428,000। 2,38,000। ठीक है जी, अब ये जो 6,34,667 है, ये इनपुट टैक्स दैट बिलोंग्स टू योर टैक्सेबल सप्लाईज।
इसको ऊपर आके लिखें आप, जरा देखिएगा आप सोल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा। इसको लिखें आप एक्चुअल इनपुट टैक्स कितना, ₹634,000। भाई आवाज ही नहीं आ रही। 634,667। आपने बोला अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना होती तो मैं यही क्लेम करता, लेकिन मैं रिस्ट्रिक्शन चेक करूंगा। मैं 6,80,000 का 90% निकालू, 6,80,000 का 90%, 6,12,000। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि 90% जो आ रहा है वो कम आ रहा है, तो अब मैं ज्यादा में ज्यादा अपना इनपुट टैक्स 6,12,000 की हद तक क्या कर सकता हूँ, क्लेम कर सकता हूँ। लोअर क्या आ गया, 6,12,000। इस आउटपुट टैक्स में से मैंने इनपुट टैक्स कितना क्लेम किया, 6,12,000। तो अब मेरा सेल्स टैक्स डिफरेंस के तौर पे कितना आ गया, 68,000 आ गया। उस 68,000 में मैंने क्या ऐड कर दिया, 30,000। तो मेरा सेल्स टैक्स पेएबल कितना आ गया, 98,000। 98,000 का मुझे सेल टैक्स पे करना है, लेकिन क्योंकि मेरे पास जीरो रेटेड सप्लाईज है, लिहाजा 5,55,333 का सेल्स टैक्स मुझे क्या होना है, रिफंड भी होना है। अब वो एफबीआर की मर्जी है कि वो 5,55,333 में 98,000 का कर दे, एडजस्ट करके रिफंड कर दे। ठीक है जी। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, हेडिंग लगाइएगा तब देखिएगा, इनपुट टैक्स कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड। आपका एक्चुअल इनपुट टैक्स कितना था, 6,34,667। जवाब दें। आप वो क्लेम नहीं कर सके, आपने उसके बदले क्लेम किया 6,12,000। तो आप अगर 6,34,667 में से 6,12,000 का इनपुट टैक्स क्लेम कर चुके हैं, तो आप कितना इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सके, 22,600। 22,667 जो होगा वो अगले पीरियड में क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। इसका मतलब नेक्स्ट पीरियड में आप क्या कर रहे होंगे, जरा देखिएगा, वो तो कीजिएगा जरा। नेक्स्ट पीरियड में एक्चुअल इनपुट टैक्स कैसे निकलेगा पता है, ब्रॉड फॉरवर्ड 22,000 प्लस अपोर्शनमेंट वाला उसमें ऐड हो जाएगा। ये 22 और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, यानी नेक्स्ट पीरियड की अपोर्शनमेंट वाला जो भी आंसर होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लें वो आंसर है 5,00,000, तो 5,00,000 और ये 22,667 कितना हो गया, 5,22,667। इसको आप बोलेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स। फिर कंपेयर करेंगे उसको आउटपुट टैक्स के 90% और जो लोअर होगा उसको क्लेम कर लेंगे, फिर जो डिफरेंस होगा वो कैरी फॉरवर्ड। समझ रहे हैं बात, या जो मैंने सॉल्यूशन किया है ऐसा सॉल्यूशन आपको एक दफा खुद बना के देखना चाहिए। और ये अपोर्शनमेंट का सम इस रेजिडुअल इनपुट टैक्स के सम के बराबर ही आना चाहिए। थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट चेंज किया है सॉल्यूशन का, क्योंकि मैंने सप्लाईज का सम ऊपर ही दिखा दिया था, ठीक है बेटा, तो लिहाजा मैंने नीचे दोबारा सम नहीं दिखाया, मैंने यहीं से उठाया 4 मिलियन, उसको डिवाइड किया 9 मिलियन से और इनपुट टैक्स की क्या कर दी, अपोर्शनमेंट कर दी। तो जस्ट मैंने नीचे फाइनली अपोर्शनमेंट दिखा दी, मैंने वो टर्नओवर वगैरह की हेडिंग नहीं लगाई, ठीक है ना। तो अब आपको जो तरीका कार सूटेबल लगे आप फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके कार के अंदर प्रेजेंटेशन थोड़ी और इम्प्रूव हो गई है, रेट भी डिस्क्लोज हो रहे हैं, वैल्यूज भी क्या हो रही है, डिस्क्लोज हो रही है, हर चीज क्या हो रही है, डिस्क्लोज हो रही है, जिस तरह बिल्कुल एफबीआर के अंदर रिटर्न फाइलिंग होती है, ठीक है। बोरिंग कॉस्ट की याद ताजा हो है, अच्छा, तो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग की याद ताजा जाएगी ना आपको, वहां तो पता नहीं आप क्या क्या बनाते हो। अच्छा जी, तो ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया, आप समझ लें यहीं से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्या हो, क्या करवा दो। अब ये छोटा सा क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन इतना फैल गया है, तो सोचे इसमें 2-4 आइटम और ऐड करें तो क्वेश्चन का सोल्यूशन और फैल जाएगा।
ना पूछे, नहीं पूछते भाई। सही। अब आप इसी किताब का क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसको ट्राई करने से पहले मैं बोलूंगा फिर ये कॉपी कर लिया आपने, समझ लिया, इसी को दोबारा से फिर अटेम्प्ट करके देखिए। ठीक है। हाँ भाई, कोई स्क्रीनशॉट वाला हो तो जरा एक काम करे, ग्रुप पर जरा इस सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट भेज दे। इसको लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 622, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 622। यहाँ से स्क्रीनशॉट लें बेटा इसका। पहला स्क्रीनशॉट कहाँ तक आया, यहाँ तक आ चुका है। ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, दूसरा वाला, ये 2 स्क्रीनशॉट भेज दें ग्रुप पर आप। ठीक है जी, तो उसको मैं स्टॉप करूंगा, फिर इंशाल्लाह मजीद बात में। अब इसको आप कल ही प्रैक्टिस कर लें यहाँ तक, इस क्वेश्चन को दोबारा और क्वेश्चन नंबर 2 को, तो फिर इंशाल्लाह वहीं से शुरू करके इसको और आगे बढ़ाएं।